गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल BDN पब्लिक स्कूल। हम पढ़ रहे थे 9th क्लास भूगोल का चैप्टर जलवायु। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा किसके बारे में, व्यापारिक पवनों और कोरियालिस बल के बारे में। ठीक है, एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देते हैं कि जो व्यापारिक पवनें हैं वो क्या होती हैं, ठीक है, और जो कोरियालिस बल है वो क्या होता है। ठीक है, इस फिगर में देखिए आप, ठीक है, ये मैप है, वर्ल्ड मैप। ठीक है, तो जो इस सेंटर से जा रही है वर्ल्ड मैप के जो लाइन, हम इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। ठीक है, ये 0 डिग्री पर होती है। ठीक है, इसके ऊपर में क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके साउथ में साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जो आपके ट्रेड विंड्स हैं जिसको हम व्यापारिक पवनें बोलते हैं वो 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और 30 डिग्री साउथ, इसके मध्य के यानी कि इनके बीच में जो व्यापारिक पवनें हैं वो बहते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ है, और ये आपका 30 डिग्री साउथ है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बन रही, लेकिन आप इसको अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए। तो जो व्यापारिक पवनें हैं, ठीक है, इसी क्षेत्र में बहती हैं। ठीक है, ये देखो आप, ये इस कलर से देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स, ये है वेस्टर्लाइज और साउथ ईस्ट ट्रेड्स। ठीक है, तो ये देखो जो भारत है वो किस क्षेत्र में पड़ता है, वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, देखो नॉर्थ कैसे, अगर हम इक्वेटर से ऊपर वाले देखो, यहाँ इंडिया कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर हम एक यहाँ से इसको फिर से डिवाइड कर देते हैं वर्ल्ड मैप को, तो ये किस भाग में आता है, ईस्टर्न भाग में आता है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र है वो ईस्टर्न रीजन में आ जाता है। ठीक है, तो जो इंडिया है वो किस क्षेत्र में है, नॉर्दर्न ईस्टर्न क्षेत्र में है। ठीक है, यानी कि उत्तरी पूर्वी। ठीक है, तो भारत के अंदर जो व्यापारिक पवनें हैं वो उत्तरी पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं वो बहती हैं। तो इसको आप यहाँ से समझ लीजिए। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि जो व्यापारिक पवनों के किस क्षेत्र में भारत स्थित है, कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी भाग में। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं और कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो हवा है, वायु है, वो किस ओर से किस ओर बहती है। ठीक है, जो हवा है वो उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों से बहकर निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बताया है कि जो आपकी जो ये व्यापारिक पवनें हैं, ठीक है, ये क्या है, उच्च दाब पट्टियों, ठीक है, जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब यानी कि ऐसी पट्टियाँ, ठीक है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर दाब कैसा है, उच्च है, ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ से उत्पन्न होती हैं और दक्षिण की ओर बहती हैं। ठीक है, और दाहिनी ओर विक्षेपित होकर किसके कारण, कोरियालिस बल के कारण। ठीक है, तो विषुवत किसको बोलते हैं हम, इक्वेटर लाइन। ठीक है, उसके जो निम्न दाब वाले क्षेत्र हैं उनकी ओर बढ़ती है। ठीक है, एक बार मैप की हेल्प से हम इसको देख लेते हैं। इस मैप में देखिए, यहाँ पर आप देखोगे ये जो क्षेत्र है यहाँ, ये है आपका उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, उच्च दाब, यहाँ पर दाब कैसा रहता है, उच्च दाब रहता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो पवनें हैं ये उत्पन्न होती हैं और दक्षिण की तरफ, ठीक है, यानी कि दक्षिण की तरफ, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ बहती हैं। यहाँ पर दिखा भी रखा है, इस तरफ बहती हैं और कोरियालिस बल के कारण आगे क्या है, ये दाहिनी तरफ मुड़ जाती है। जैसे ये विषुवत रेखा के निम्न दाब वाले क्षेत्रों में, ठीक है, निम्न दाब यानी कि विषुवत रेखा के जो आसपास जो निम्न क्षेत्र है, यहाँ वाले क्षेत्र, ठीक है, यहाँ वाले क्षेत्र हैं जो, तो इन क्षेत्रों के नज़दीक पहुँचती है तो ये अपने दाहिनी तरफ मुड़कर, ठीक है, आगे प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, दाहिनी तरफ क्यों मुड़ जाती है, कोरियालिस बल के कारण। ठीक है, जो कोरियालिस बल किस कारण से एग्जिस्टेंस में है, अपनी पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, वो जब घूमती है तो कोरियालिस बल
उत्पन्न होता है, ठीक है। और उसी कोरियोलिस बल के कारण जो हवा है वो अपना जो पथ है उसको मोड़ लेती है, उसके अंदर बदलाव ले आती है, ठीक है, जो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, ठीक है। ये तो हो गया रिव्यू जो आपकी पिछली क्लास का था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे है, सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं और बहती हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो पवनें हैं ये स्थलीय भाग से उत्पन्न होती हैं। अगर स्थलीय भाग से उत्पन्न होती हैं तो इनके अंदर क्या है कि जो वाष्प यानी कि नमी की जो मात्रा काफ़ी कम होती है क्योंकि स्थलीय भागों पर ही उत्पन्न होती है और वहीं पर बहती हैं, ठीक है। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती, यानी कि ना तो या तो बिल्कुल कम होती है इन पवनों से बरसात या फिर होती ही नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो भारत को कैसा क्षेत्र होना चाहिए, शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, सूखा क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है, भारत के अंदर तो बरसात है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, ठीक है। देखो क्या बोला गया यहाँ पर, इसमें बोला है कि ये जो पवनें हैं ये कहाँ से उजागर होती हैं, स्थलीय भागों से। देखो ये स्थलीय भाग, ये मैंने आपको बताया था उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। ये वाले क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये वाले क्षेत्र, यहाँ पर क्या है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, स्थल है, ठीक है। ये वाले यहाँ पर स्थल है और यहीं से तो ये उजागर होती हैं। अगर स्थल है, स्थल में क्या होगा, वाष्प की जो मात्रा है वो काफ़ी कम होगी। तो अब यहाँ से जब ये पवनें इधर बह के आएंगी, ठीक है, ये हमारा भारत है, आप पहचान कर लीजिए। जब ये इधर बहेंगी, ठीक है, तो ये अपने साथ वाष्प तो इनके अंदर होती नहीं है, तो इनसे बरसात नहीं होती क्योंकि बरसात होने के लिए हवा में नमी का होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, बरसात ज़मीन के ऊपर काफ़ी कम होती है, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं, स्थलीय भागों से ही उत्पन्न होती हैं और वहीं पर बहती हैं, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। तो आगे रीड करते हैं टॉपिक। आगे है, भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है, ठीक है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। यहाँ पर देखो क्या बताया है कि जो भारत की जो वायु दाब है और जो पवन तंत्र है, ठीक है, वो अद्वितीय है, ठीक है, काफ़ी अलग है अपने आप में। तो जो शीत ऋतु में यानी कि सर्द मौसम में क्या होता है, जो हिमालय का जो क्षेत्र है, ठीक है, या हिमालय के जो उत्तर में कैसा दाब होता है, उच्च दाब होता है। और इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। अब आगे है, ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लग जाती है। चलो इसी को हम मानचित्र के सहायता से एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है। देखो इस मैप में देखिए आप कि क्या बताया है कि सर्दियों के दिनों में, ठीक है, हिमालय के उत्तर में, हिमालय कहाँ पर है, यहाँ, ठीक है, हिमालय कहाँ है, यहाँ पर है, देखो यहाँ, ठीक है, यहाँ है हिमालय, इसके उत्तर में, ठीक है, और उत्तर पूर्वी भारत में कैसा पवनीय दाब रहता है, उच्च दाब रहता है, ठीक है। और यहाँ पर जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, ठीक है, इसके क्षेत्रों में कैसा रहता है दाब, निम्न दाब, ठीक है। तो सर्दियों के मौसम में जो हवा है, ठीक है, मैंने बताया था उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हमेशा बहती है। तो जो हवा है, ठीक है, वो इस तरफ बहेगी, ठीक है, प्रवाहित होगी, ठीक है, और ये कैसी होगी, शुष्क होगी और ठंडी होगी क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो क्षेत्र है काफ़ी ठंडा है, ठीक है। और ये जो शुष्क और जो शीत जो आपकी पवनी है वो सर्दियों के दिनों में निम्न क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशियन हिंद महासागर के अंदर प्रवाहित होंगे, ठीक है। लेकिन गर्मियों में इसके बिल्कुल उलट होता है, ठीक है, गर्मियों में इसके बिल्कुल उलट होता है। क्या हो जाता है कि जो यहाँ का क्षेत्र है, ठीक है, कहाँ, ये जो क्षेत्र था मैंने बताया था उत्तर पूर्वी भारत का जो क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर निम्न दाब हो जाता है, कैसा दाब, निम्न दाब, और यहाँ पर हो जाता है उच्च दाब, ठीक है। तब क्या होता है, जो पवनें हैं वो किस तरफ बहेंगी,
किस तरफ प्रवाहित होंगी, वो इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर से भारत की तरफ, ठीक है, जो भारत की जो भूमि है उसकी तरफ प्रवाहित होंगी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से वो प्रवाहित होंगे, ठीक है। अब क्या है कि जब ये पवने इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर से भारत की मुख्य भूमि की तरफ प्रवाहित होंगी, तब रास्ते में क्या है, ठीक है, ये जो है इंडियन ओशियन हिंद महासागर है, तब क्या होता है कि अपने साथ ये वाष्प को भी, ठीक है, जो इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर में बनने वाली वाष्प है उसको भी अपने साथ ले लेंगे, यानी कि इन पवनों के अंदर वाष्प की क्या होगी, जो मात्रा है वो प्रचुर मात्रा में होंगी वो, ठीक है। अब जैसे ही ये जो पवनें हैं भारत की मुख्य भूमि के ऊपर के अंदर प्रवेश करती हैं, ठीक है, तो ये बारिश यानी कि वर्षा भी करती हैं, ठीक है। आगे बताया है कि इन्हीं पवनों को क्या बोला गया है, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि बारिश है जो भारत में इन्हीं पवनों के कारण होती है। ये पवनें कोशन महासागरों के ऊपर से बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था मैप के थ्रू, ठीक है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रभाव के प्रभाव में रहता है, ठीक है। ऊपरी वायु परिसंचरण यानी कि जो वायु परिसंचरण है, ठीक है, और जो काफ़ी ऊंचाई पर है, ठीक है, काफ़ी ऊंचाई यानी कि किलोमीटर्स में, ठीक है, कि जो कई किलोमीटर ऊपर जो हवा प्रवाहित हो रही है वो कौन सी है, पश्चिमी प्रवाह, ठीक है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धारा है, ठीक है, यानी कि जो इस प्रदेश, कौन सा प्रदेश कहाँ बोला गया है, जो आपका उत्तर पश्चिमी हिस्सा है भारत का या फिर हिमालय के उत्तर में, ठीक है, तो जहाँ पर ये ऊपरी वायु परिसंचरण है, यानी कि इस क्षेत्र के ऊपर जो कई किलोमीटर ऊपर जो हवा का जो परिसंचरण है, ठीक है, वो किसके प्रभाव में रहता है, पश्चिमी प्रवाह, ठीक है। इस प्रवाह का एक जो मुख्य घटक वो क्या है, जेट धाराएं है। जेट धाराएं क्या होती हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं। जेट धाराएं लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के ऊपर से बहती हैं, ठीक है, समझ गई। देखो इसमें लिख रखा है जेट धारा क्या है, ये एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी कि 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है, उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं, ठीक है। इस लास्ट वाली लाइन को आप ज़्यादा गौर मत करिए, ठीक है, जो मेन समझने वाली बात है ये यहाँ पर है कि ये संकरी पट्टी है, ठीक है, क्षोभमंडल में, और कितनी ऊंचाई पर है, 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ये बहती है, ठीक है। तो जेट पश्चिमी इसलिए बोला गया है क्योंकि ये इनका जो प्रवाह है, प्रवाह का जो स्रोत है वो पश्चिम से है। देखो वहाँ पर बताया था 27 से 30 डिग्री के मध्य ये बहती है, यानी कि इस क्षेत्र में एक पट्टी है, ठीक है, ये पट्टी है, इस क्षेत्र में ये जो पवनें हैं, जेट धाराएं हैं आपकी, वो प्रभावित होती हैं, ठीक है, इस क्षेत्र में। और जो ऊंचाई है ये काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं, मैंने अभी बताया था, और ये पश्चिम से आती हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं इनको, पश्चिमी प्रवाह बोलते हैं, ठीक है, पश्चिम में आते हैं। और ये जो भारत है, भारत के जो हिमालय है, ठीक है, उसके उत्तर में ये प्रभावित होती हैं, ठीक है। इस मानचित्र में देखिए जो आपका हिमालय है उसकी अवस्थिति यहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर है, यहाँ पर देखो, यहाँ हिमालय की जो स्थिति है यहाँ पर है। तो जो गर्मियों में जो ये पवनें हैं, जो जेट धाराएं हैं, ठीक है, ये हिमालय का उत्तर ये है, ये वाला स्थान, ठीक है, और इसका हिमालय का दक्षिण वाला स्थान ये है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया है कि ये पूरे वर्ष सिर्फ गर्मियों में ही, ठीक है, हिमालय के उत्तर में प्रवाहित होती हैं, ठीक है, यहाँ से होते हुए आती हैं ये, ठीक है, जो जेट धाराएं हैं पश्चिम से होते हुए आती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ गर्मियों के दिनों में ही ये जो पवनें हैं, जेट धाराएं हैं, हिमालय के उत्तर में बहती हैं, लेकिन साल का जो बाकी समय है उस समय ये जो आपकी जो पश्चिमी प्रवाह है, या फिर हम
जट धाराएं बोलते हैं वो हिमालय के, यानी कि ये जो हिमालय है आपका इसके दक्षिण में प्रवाहित होती है। यहाँ पर ये बताया गया है, आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में हिमालय के उत्तर में, और साल का जो बाकी समय रह गया है उसमें ये जो धाराएं हैं पश्चिमी प्रवाह है या फिर जट धाराएं इनको बोलते हैं, ये हिमालय के दक्षिण में बहती हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। अब हम लेसन अपना आगे रीड करते हैं। अब आगे है, इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं, ठीक है। यानी क्या है कि जो पश्चिमी प्रवाह है, जट धाराएं हैं, इनसे क्या होता है कि जो उत्तर भारत है और उत्तर पश्चिमी भाग है भारत का, वहाँ पर कैसे चक्रवात आते हैं? पश्चिमी चक्रवात आते हैं। पश्चिमी चक्रवात क्यों बोला गया है? क्योंकि ये पश्चिमी प्रवाह के द्वारा ही आते हैं, ठीक है। अब आगे है, गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जट धाराएं हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं। मैंने अभी भी बताया कि गर्मियों के मौसम में ये जो धाराएं हैं ये हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं, और जैसे ही गर्मियाँ जाती हैं, जो साल का बाकी का समय है, ये हिमालय के दक्षिण की तरफ बहती हैं, ठीक है। एक पूर्वी जट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि एक पूर्वी जट धारा है, ठीक है। ये पश्चिमी जट धारा थी, एक पूर्वी जट धारा भी है, ठीक है, जो उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जट धारा कहा जाता है उसको। और गर्मी के महीनों में ये प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रभावित होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर से जो 14 डिग्री अक्षांश है वो कहाँ पड़ता है, ठीक है, मैप के माध्यम से, और लगभग उसी के ऊपर गर्मियों में ये प्रवाहित होती है, बहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है भारतीय मानसून, ठीक है। मानसून मैंने आपको बता दिया था कि जो पवने हैं, ठीक है, जो मानसून पवने हैं वो कैसे भारत के अंदर वर्षा को लेके आती हैं, ठीक है, बारिश करती हैं। अब हम आगे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है, यानी कि जो भारत की जलवायु है, ठीक है, वो किसके प्रभाव में है? मानसूनी पवनों के प्रभाव में है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था, ठीक है। पवन तंत्र की दिशा उल्ट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ, क्योंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे, ठीक है। क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था, ठीक है, जो जहाज थे, ठीक है, उनकी गति किस पे निर्भर होती थी? पवन की दिशा के, ठीक है, वो उसी हिसाब से चलते थे जिस दिशा में पवन चलती थी, ठीक है, ताकि उनके जो जहाज होते हैं जिसे चल पाएँ, ठीक है, गति कर पाएँ, ठीक है। अगर वो हवा के यानी कि पवन के विपरीत दिशा में चलते तो उनके जहाज़ों के अंदर जो गति है वो काफ़ी कम हो जाती, काफ़ी रहती, ठीक है, यानी कि जो हवा के प्रवाह के ऊपर वो काफ़ी निर्भर रहते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से, इसी कारण, ठीक है, इसी निर्भरता के कारण जो ऐतिहासिक काल में जो भारत आते थे जो नाविक, ठीक है, उन्होंने इस मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। अब है, अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया था, ठीक है। एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि कहाँ के जो वासी हैं, ठीक है, जो व्यापारियों के रूप में भारत आए थे, उन्होंने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया, ठीक है, वो है अरबवासी। आगे है, मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है, ठीक है। तो मैप में आपको पता होना चाहिए 20 डिग्री उत्तर कहाँ पर है और 20 डिग्री दक्षिण कहाँ पर है, ठीक है। तो जो मानसून का प्रभाव है वो इसी क्षेत्र में रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। ये जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इसी से आप मानसून की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। देखो, स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बना रहता है, ठीक है। देखो, यहाँ पर बताया है स्थल तथा जल के गर्म व ठंडे होने के विभेदी प्रक्रिया, ठीक है। क्या होता है कि जो स्थल है वो धीरे धीरे गर्म होता है, ठीक है, और धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है। लेकिन जो जल है आपका वो एक बार गर्म होने के बाद उसको ठंडा होने में
समय लगता है, ठीक है। स्थल के कंपैरिजन में स्थल की अपेक्षा में ये ज़्यादा समय लेता है, ठीक है। तो यानी कि जो गर्म और ठंडे होने के जो इनके बीच के जो अंतर है, ठीक है, इसी से क्या उत्पन्न होता है, स्थल के ऊपर न्यून दाब उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो जल है, ठीक है, भारत के आसपास जो हिंद महासागर में जल है, ठीक है, वहाँ पर कैसा दाब रहता है, समुद्रों में उच्च दाब रहता है, ठीक है। अब समुद्रों में उच्च दाब है और भारत के स्थल के ऊपर न्यून दाब है। अब हवाएं उच्च दाब से न्यून दाब की तरफ प्रभावित होंगी, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, ये एक तथ्य है, ठीक है, जिसके कारण जो हवाएं हैं वो उच्च दाब से न्यून दाब या फिर हम कह सकते हैं हिंद महासागर से भारत के महाद्वीप के ऊपर प्रभावित होती है। आगे है ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है, ठीक है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्राय विषुवत वर्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। क्या है कि इसने बोला है कि जो ग्रीष्म ऋतु है उसके दौरान जो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, ठीक है, वो गंगा के मैदान की ओर खिसक जाता है, ठीक है। कैसे, देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए जो गंगा का मैदान क्षेत्र है वो किसको बोला गया है, ठीक है। वो है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, दिल्ली और हाँ ये वाला क्षेत्र यहाँ बोला गया है। इसके आसपास का क्षेत्र या फिर इसके गंगा के जो सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, उनके द्वारा उनके आसपास का क्षेत्र, ठीक है, तो हम उनको बोला है गंगा का मैदान, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। आगे है, अब जो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, ठीक है, ये गंगा के मैदान की ओर खिसक जाता है, ठीक है, जिसके कारण भी ये एक बरसात का कारण बनता है। अब आगे है, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। देखो क्या बोला गया है इसके अंदर कि जो दक्षिण महासागर में मेडागास्कर एक द्वीपीय देश है, ठीक है, उसके पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र रहता है, ठीक है। देखो इस चित्र में देखिए आप, ये है मेडागास्कर, ठीक है, ये जो आपको द्वीप दिखाई दे रहा है ये है आपका मेडागास्कर, ठीक है। ये आपका 20 डिग्री साउथ, ठीक, या फिर 20 डिग्री दक्षिण में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर जो क्षेत्र है यहाँ पर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ये उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया कि इसका भी भारतीय जो मानसूनी पवनें हैं उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। आगे है, ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण हो जाता है, ठीक है। आपको पहले से पता होना चाहिए जो तिब्बत का पठार है उसकी अवस्थिति कहाँ पर है। यहाँ ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, तिब्बत का पठार बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल ये जो तिब्बत है वो किसके अधीन है, चाइना के अधीन है, ठीक, चीन देश के अधीन है। जो तिब्बत का पठार है उसकी अवस्थिति ये है, ठीक है, भारत के ठीक है उत्तर में, ठीक है, उत्तर पश्चिम भी बोल सकते हैं हम। तो यहाँ इस क्षेत्र में क्या होता है कि जो 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, यानी कि काफ़ी ऊंचाई हो जाती है, समुद्र तल से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण हो जाता है। अब है आगे, ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जट धाराओं का और भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जट धाराओं का प्रभाव होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे, ठीक है। आगे के जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियोज में कवर कर लेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।